देखो, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी, मतलब लाइफ कितनी हुआ करती थी, वो कम हुआ करती थी। 38-40 ईयर्स एवरेज लाइफ हुआ करती थी। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स के कारण या मेडिकल फैसिलिटीज में ग्रोथ के कारण अब लाइफ क्या हो गई, काफी ज्यादा हो गई। 80-80, 90-90 साल अब लाइफ हो गई इंसान की। उससे क्या है कि सोशल प्रॉब्लम्स भी होने लग गई। कैसे कि जब इंसान 90 साल जिएगा तो उसको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उसको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है उस पे उसमें पॉल्यूशन होता है। साथ में अर्थ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, ग्रोथ का या फूड रिसोर्सेस उगाने का, है ना, क्रॉप्स उगाने का एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो इसलिए पर्थ को कंट्रोल करना क्या है, बहुत जरूरी चीज है। तो इसमें लिखा एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन has provided antibiotic revolution has provided long and healthy life to people. But this has increased life एक्सप्रेस एक्सपेक्टेंसी। मतलब इससे लाइफ बढ़ गई, जो एवरेज लाइफ होती ना वो बढ़ गई। इंक्रीज ऑफ increase of life expectancy has put pressure on earth and environment। अर्थ पे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अर्थ का प्रेशर क्या बढ़ गया कि और ज्यादा क्रॉप्स उगाना पड़ेगा। और एनवायरमेंट पे प्रेशर क्या हो गया कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉल्यूशन, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिर व्हीकल्स यूज करेंगे, स्पेस यूज करेंगे, तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। सो इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है इस कारण से। By so it is necessary to control population by
फैमिली प्लानिंग की जरिए, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज करते हैं, और वो होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स, है ना। फॉर दिस anti fertility drugs are taken which are बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो ये क्या होती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स में होता क्या है, बनाते कैसे हैं, कौन सा केमिकल होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। These birth control pills contain a mixture of synthetic progesterone। ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स होते हैं। बायो में आपने पढ़ा होगा, फीमेल हार्मोन्स होते हैं दोनों। और प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं, ओवुलेशन होने नहीं देते हैं। ठीक है ना, बोथ ऑफ दीज आर हार्मोन्स। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इसमें से जो प्रोजेस्टेरोन है सप्रेस ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होने देता। और कौन कौन से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं, नॉर थियोनड्रोन, नॉर थियोनड्रोन इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। नेचुरल प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल बॉडी से सीक्रेट होता है, लेकिन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो है वो केमिकल होता है, इंडस्ट्रियल होता है। ठीक है। और सिंथेटिक एस्ट्रोजन कौन सा होता है, देखें। सिंथेटिक एस्ट्रोजन
होता है ETYNYL, ET ETHYN, ethinyl एस्ट्राडायोल, जिसको बोलते हैं नोवेस्ट्रॉल। तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, ये नोवेस्ट्रॉल, और ये सिंथेटिक नॉरथिनड्रोन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ठीक है ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर। What are drugs and medicines? Drugs are chemicals of low molecular weight. जनरली आपके 100 से 500 यूनिफाइड मास, AMU भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। These interact with macromolecular targets. मैक्रोमोलिकुलर टारगेट होता है अपनी बॉडी के अंदर। मैक्रोमोलिकुलर टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट, इस तरह से कोई टारगेट होता है अपनी बॉडी के अंदर, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। या जैसे सपोज कोई दर्द है, कोई मेडिसिन ऐसी है कि हमारी बॉडी में दर्द कम करने के लिए, तो हमारी बॉडी में कोई टारगेट होगा, उस पर जाके वो एक्ट करेगी और दर्द कम कर देगी, ठीक है ना। दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स and produce a biological response. These interact with macromolecular targets and produce a biological response. ठीक है। अब when the biological response, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसा भी हो सकता है, दर्द कम होना, कोई भी रेस्पॉन्स हो सकता है। When the biological response is therapeutic, therapeutic का मतलब किसी इलाज के लिए होता है, किसी परेशानी को कम करने के लिए होता है, therapeutic and useful। These chemicals are called medicines। तो फिर ये केमिकल मेडिसिन कहलाएंगे अगर जनरल वर्ड ड्रग्स के लिए, क्योंकि ड्रग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ड्रग क्या कहलाती है? मेडिसिन। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट
is called chemotherapy. Use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होता है। एनाल्जेसिक पेन को कम करता है, एंटीसेप्टिक हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मारता है, एंटीपायरेटिक बुखार कम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, जैसे इनमें जो क्लासिफाई करोगे, जैसे एंटी हिस्टामिन से ये एक्शन ऑफ ड्रग on a particular biological process. Action of drug on a particular biological process, जैसे secretion of HCl by stomach. पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस पे कोई अफेक्ट करने वाली जो ड्रग है, जैसे एग्जांपल एंटी हिस्टामिन। तो वो ये एंटी हिस्टामिन वो हिस्टामिन को खत्म करते हैं जो HCl के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। पर्टिकुलर हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करने वाली होती है। मतलब एंटी हिस्टामिन ड्रग एक्शन पे काम करता है। ड्रग एक्शन एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन पे काम करेगा, और कौन से हिस्टामिन पे काम करेगा? वो हिस्टामिन जो कि जो HCl को सीक्रेट करने वाले रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे सल्फर ड्रग्स होती है, सल्फोनामाइड्स, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग 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 क्लास को बिलोंग करते हैं ड्रग्स, ये सल्फर ड्रग्स है। यूजुअली सेम फंक्शनल ग्रुप जो रखते हैं ना, उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम होता है। देखो यूजुअली drugs having same structure, have same pharmacological effect. तो लिखना है इस में। हाँ, usually drugs having same chemical structure having same pharmacological effect.
usually structure have? Usually, drugs having same chemical structure. Usually, drugs having same chemical structure हाँ सर. have same Yes sir. pharmacological effect. अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये पेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो पेन को कम करती है, कोई होती है जो बुखार को कम करती है, कोई होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ना. Now on the basis of molecular targets. On the basis of molecular targets. मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होता है जिससे बॉडी में मेडिसिन जाके असर करती है, ठीक ना. तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स क्या हो सकते हैं, या तो फैट हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. देखो ड्रग्स interact with bio molecules in our body. These can be कौन कौन हो सकते हैं? लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड. बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल? हाँ यही तो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जो हम, और ड्रग इन्हीं पे जाके असर करती है. जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, या तो लिपिड वाले होते हैं, या फैट वाले होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वाले होते हैं. These are called drug targets. ठीक है ना. Yes sir. अब आपको याद है प्रोटीन्स भी ऐड कर देना. अब आपको एक चीज याद है कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना. एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, और ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में एंजाइम पे भी असर कर सकती है. वो भी एक क्या होगा, ड्रग टारगेट हो गए, प्रोटीन्स.
enzymes as drug targets. ठीक है ना। अब एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ड्रग होती है वो इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक एंजाइम जो होता है वो एक किसी रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है वो आपको पता है। ठीक है ना। तो इसमें पहले देख लेते हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये तो आपको पता ही है कैसे कैटलाइज करता है। ये एंजाइम होता है, सपोज ये एंजाइम है, ये एंजाइम है सपोज, ये इसकी एक्टिव साइट है, होती है ना। हाँ ये आपके सबस्ट्रेट है जो कि बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाता है। ये इसके अंदर फिट हो जाता है। ये क्या है? सबस्ट्रेट। इसके अंदर फिट हो जाता है और इसको कैटलाइज कर देता है रिएक्शन को। ठीक है ना। तो लिखो substrate bind to the substrate bind to the active site of an enzyme. Substrate bind to the active site of the enzyme through interactions such as ionic bonding, hydrogen bonding, dipole-dipole interaction or other van der Waals interactions. ठीक है ना। तो ये एंजाइम है आपका, इसकी एक्टिव साइट है, ये इसमें सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। बॉन्डिंग किस प्रकार की हो सकती है? आयनिक हो सकती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वन डर वाल या डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन इसमें फिट हो जाता है। और फिर फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके पास, उससे ये क्या कर लेता है, इसको ब्रेक कर देता है प्रोडक्ट। लिखो एंजाइम हैज फंक्शनल ग्रुप that attack the substrate and convert substrate into product. ठीक है। ये तो यूजुअल जो होता है वैसा है, लेकिन अब इसमें अगर ड्रग आएगी तो ड्रग कैसे काम करेगी? ड्रग एंजाइम के ऊपर ये एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो रहा है। कौन? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनने के बाद एक्टिव साइट पे अटैच हो रहा है, ये पहले अटैच हो गया। अरे उसके बाद ये सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पहले ये होगा, ये सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना। हाँ सर। तो पहले तो होगा अटैच, जब तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
अच्छा, मतलब पहले ये जाके अटैच होगा फिर एंजाइम से रिएक्ट करके हाँ, प्रोडक्ट में चेंज होगा। हाँ। अब इसमें आप लिखो सेकंड, इसी के अंदर एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स। अभी तक तुमने देखा कि कैसे करता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ड्रग क्या काम करता है, ऐसे ड्रग कैसे करता है काम। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब ड्रग कैसे काम करता है ना, ड्रग क्या कर सकता है। देखो ड्रग्स, वन हटा देना है यहाँ से। कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ड्रग्स कैन ब्लॉक the binding site of the enzyme and prevent the binding of substrate। ड्रग ड्रग क्या कर सकती है, एंजाइम को, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां जाके उस बाइंड कर लेगी उसको, तो फिर वो सबसेट वहां आके बाइंड ही नहीं हो पाएंगे और पर्टिकुलर फंक्शन ही रुक जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात। मान लो जैसे एक्सेसिव बाइल का सिक्रेशन हो रहा है या और कोई एचसीएल का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो एंजाइम जो कि एचसीएल का सिक्रेशन कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो ड्रग आके बैठ गई बाइंडिंग साइट पे। हो रहा है क्लियर। देखो सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो सर ये जब ये एंजाइम मतलब ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा तो इससे मतलब नुकसान होगा, मतलब इससे होगा क्या? बाइंड ही नहीं होगा तो फंक्शन रुक जाएगा ना। तो एंजाइम इनहिबिटर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहली होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
दूसरी होती है एलोस्ट्रिक इनहिबिटर। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होती है, जबकि जो एलोस्ट्रिक इनहिबिटर ड्रग्स होती है वो कहाँ जाके बाइंड होती है, एलोस्ट्रिक साइट पे जाके बाइंड होती है। मतलब एक्टिव साइट पे नहीं होगी और कहीं जाके बाइंड होगी। सपोज यहाँ जाके बाइंड हो गई या और कहीं जाके बाइंड, लेकिन वो एक्टिव साइट का शेप बिगाड़ देगी, जिसके कारण सबस्ट्रेट वहां जाके फिक्स ही नहीं हो सकता। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में लिखो, these drugs compete with natural substrate. These drugs compete with the natural substrate for their active site. For their these drugs compete with the these drugs compete with the these drugs compete with the natural substrate for the active site of enzymes। मतलब दोनों में कंपटीशन होता है, किसमें, ड्रग में और नेचुरल सबस्ट्रेट में, किसके लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए। ठीक है ना, मतलब एक्टिव साइट पे जाके ही बाइंड होती है। ठीक है, ठीक है ना। अब लिखो एलोस्ट्रिक इनहिबिटर। लिखो एलोस्ट्रिक ड्रग्स do not bind at the active site, do not bind at the active site of enzyme, but bind at the allostric site of the enzyme, but bind at the allostric site of the enzyme। But bind with the allosteric Site of the enzyme। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मीनिंग एक बार बता। एलोस्ट्रिक साइट का मतलब होता है एक्टिव साइट के अलावा और दूसरी साइट, अभी बताया था ना आपको। ठीक है ना, एलोस्ट्रिक साइट ऑफ द एंजाइम, but they changes the shape of the active site, but they changes the shape of the active site, but they changes the shape of the active site। So now so now substrate cannot bind at the active site क्योंकि शेप ही चेंज हो गई। ठीक है ना,
नाउ रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, अभी तो पढ़ा था हमने एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स, अब है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। एंजाइम तो प्रोटीन से बना होता है और रिसेप्टर हो सकता है प्रोटीन से बना हो, लिपिड से बना हो, कार्बोहाइड्रेट से बना हो ना। नाउ रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। अब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स के होते हैं, पढ़ा हुआ है ना। इस तरीके से ये पोलर पार्ट होते हैं, नॉन पोलर पार्ट होता है। पोलर कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक। और बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, होते नहीं होते, इस तरीके से प्रोटीन होते हैं। ये पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर प्रोटीन हो गया। ये बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर हो गया। लिखो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन they are embedded in cell membrane. Receptors are proteins they are embedded in cell membrane. ठीक है, ये आपके बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर होती है, आउटसाइड है, ये सेल का आउटसाइड है, ये सेल का इनसाइड है। अब जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक सेल से दूसरे सेल मैसेज भेजते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, यहाँ जाके यहाँ आते हैं और यहाँ जाके चिपक जाते हैं, और ये प्रोटीन क्या ले लेता है, फिर उनको अंदर ले लेता है या मैसेज गेन कर लेता है। मतलब वो रिसेप्ट जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर आए, बाहर से काम चल जाता है। लिखो मैसेज बिटवीन मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज message between two neurons is communicated
Message between two neurons is communicated through chemicals. These chemicals are called chemical messengers. These chemicals are called chemical messengers. The chemical messenger binds at the binding site of the receptor. The chemical messenger binds at the binding site of the receptor and gives message without entering into the cell. Without entering into the cell. एक होता है एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? These are drugs that bind to the receptor site. These are drugs that bind to the receptor site and inhibit their अब एक होती है एगोनिस्ट. दे मिमिक. एक तो बाइंड पूरी तरह बाइंड ही करते हैं रिसेप्टर साइट को, और दूसरा है सबस्ट्रेट को मिमिक करते हैं. दे मिमिक. एगोनिस्ट क्या होती है? ड्रग्स होती है. These are drugs that mimic substrate. सबस्ट्रेट जैसी होती है, बिल्कुल वैसी होती है. एंड बाइंड टू रिसेप्टर साइट. मतलब अगर मैसेंजर की कमी पड़ी है तो फिर ये बाहर से आप एक्सटर्नली आप ड्रग दे सकते हो. ठीक है ना? So the chapter is over.